हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। आज हम पढ़ रहे हैं एकिलेजिया। एकिलेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई खास केवर नहीं है। इसकी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो मोस्टली पिलिएटिव होती है। ठीक है, देयर इज नो केवर, द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन पिलिएशन। अच्छा जी, अब इस बीमारी के जो पेशेंट्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या कंप्लेंट्स होती है, उसके बाद हम उनको कौन कौन से टेस्ट लिखते हैं, डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम उनको ट्रीट कैसे करते हैं। नो केवर का मतलब ये नहीं है कि हम उनके जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट नहीं कर सकते या पेशेंट को जो है अफाफा नहीं होगा। नो केवर का मतलब ये कि ये डिजीज जो है हम सिरे से खत्म नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल रूट से हम इसको उखाड़ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब एकिलेजिया के जो पेशेंट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं तो वो देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर से। ठीक है, ये हम ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे डायग्नोसिस की तरफ और ट्रीटमेंट की तरफ और पूरी डिजीज हम पढ़ेंगे, बट तरीका हमारा यही रहेगा। अच्छा जी, अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। द पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्पेगिया। ठीक है, वो स्वाल्विंग जो है उसकी स्वाल्विंग इम्पेयर्ड होती है, वो चीज़ें निगल नहीं सकता। अब क्यों नहीं निगल सकता एकिलेजिया में, वो हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कि इसमें क्या क्या मसले होते हैं। लेकिन पेशेंट प्रेजेंट करता है विद डिस्पेगिया, और ये एक खास किस्म की डिस्पेगिया होती है जिसको हम कहते हैं इक्वल डिफिकल्टी स्वालिंग टू बोथ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ है जो एसोफेजियल कैंसर को और एकिलेजिया को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। एकिलेजिया में आप जो है आपकी जो डिस्पेगिया होती है, ठीक है, जो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग होती है, डिस्पेगिया हम कहते हैं डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों को होती है। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर साहब मैं ना सॉलिड्स जो है वो मेरे मेदे में जा रहे हैं और ना लिक्विड। देखें ये लिक्विड है, लिक्विड भी नहीं जा सकते, और सॉलिड जो है ये देखें ये सॉलिड्स है, ठीक है, ये भी नहीं जा सकते। अब देखिए क्यों नहीं जा सकते, ये जो स्पिंक्टर है, ये लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर, ये आप लोग देखें ये बिल्कुल जो है ये बंद हुआ पड़ा है, और ना तो इससे सॉलिड जो है प्रॉपर्ली गुजर सकते हैं यहाँ मैदे में, और ना इसके लिक्विड जो है वो प्रॉपर्ली गुजर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एकिलेजिया, ठीक है, या एकिलेजिया कार्डिया। ठीक है, इसमें लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर जो है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली वो रिलैक्स नहीं कर रही। जब हमारे पास फूड यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो नॉर्मली रिलैक्स करके ये रिलैक्स हो जाती हैं और फूड जो है स्टमक में आ जाता है। लेकिन जब ये रिलैक्स नहीं करती तो सारे का सारा सॉलिड और लिक्विड ऊपर जो है ऊपर वो पड़ा रहता है। ठीक है, तो पेशेंट ऐसे ही प्रेजेंट करता है। अच्छा जी, अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट जो है वो बहुत आराम से खाता है ताकि बहुत कम खाना जाए। ठीक है, मोस्टली वाटर भी पीते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों के लिए है ये डिस्पेगिया, बट समटाइम दे लाइक टू ड्रिंक वाटर ताकि ये खुराक जो है ये किसी तरीके से यहाँ से पास हो सके, लेकिन फिर भी ये पास नहीं हो सकता और यहाँ जो है एसोफेजियल डायलेशन हो रही है। देखें ये इतना बड़ा सा डायलेट हुआ पड़ा है, ठीक है, ये डायलेट हुआ पड़ा है, तो इसकी जो है डायलेशन हुई है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा खुराक जो है कंटेंट जो ट्रैप हुए है, सॉलिड्स भी और लिक्विड्स भी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हो जाता है, खुराक वो रिगर्ज कर रहा है। रिगर्ज मतलब ऊपर ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऊपर रिगर्ज कर रहा है, और सम टाइम ये चला जाता है आपके वाइंड पाइप के अंदर, ठीक है, जो खुराक जो सांस की नाली है उसके अंदर, और फिर वो फेफड़ों में जाती है और उसको हम कहते हैं एस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एस्पिरेशन। तो फूड जो है वो स्टक हो रहा है, ठीक है, देखिए फूड गेट स्टक, और फिर ये कहाँ चला जाता है, ये जाता है हमारे उसमें सांस की नाली में और एस्पिरेशन काज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा ये एसोफेगस जो था वो डायलेट हुआ था ना, ऐसे डायलेट हुआ था। ठीक है, तो डायलेशन की वजह से चेस्ट पेन उसको हो जाता है। ठीक है, चेस्ट पेन, अब खुराक स्टमक में नहीं जा रहा तो आगे बॉडी को नहीं मिल रहा तो वेट लॉस भी होगी। ठीक है, चेस्ट पेन भी होगा ड्यू टू एसोफेजियल डायलेशन, वेट लॉस भी होगा, खुराक स्टमक में नहीं जा रहा, और रिकरेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी जो फेफड़े है उसकी कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट को आएंगे सेकेंडरी टू एस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि खुराक जो है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है सांस की नाली में। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पीछे हमारी यहाँ सांस की नाली पड़ी है ना, ऊपर जाएगा तो सांस की नाली में जाएगा, सांस की नाली में जाएगा तो फेफड़ों में जाएगा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जिसमें हमारे पास मौजूद है लंग एब्सिस, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है, और हीमोप्टिसिस। हीमोप्टिसिस मीन वो कफ के साथ जो खून निकलता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अच्छा जी, ये बात आप याद रखें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो खून निकलता है उसको हम हीमोप्टिसिस कहते हैं। जो हमारे पास एसोफेगस, स्टमक, जीआईटी के ट्रैक से निकलता है उसको हम हेमेटिमेसिस कहते हैं, हेमेटिमेसिस। तो हीमोप्टिसिस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, हेमेटिमेसिस फ्रॉम द जीआईटी, फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक है, ये बात याद रखें। तो पेशेंट जो वो आ जाता है, आपके पास एक यंग पेशेंट होता है, ठीक है, वो स्मोकर भी नहीं होता, और वो कहता है कि मुझे सॉलिड और लिक्विड दोनों की डिस्पेगिया, दोनों मेरे नहीं निकल रही। ठीक है, एट द सेम टाइम, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसकी सॉलिड और लिक्विड जो है बोथ, ये एकिलेजिया में ये बात याद रखें कि इसमें बोथ सॉलिड और लिक्विड दोनों की बोथ जो है वो डिफिकल्ट टू स्वॉलो होते हैं। ठीक है, पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन के साथ भी आता है, फूड रिगर्ज कर रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, तो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, ये होता क्यों है, ये सारे फूड और ये सारे पेशेंट को कंप्लेंट क्यों आ रहे हैं। तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, ठीक है, इस चीज़ में वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन। ये देखिए सेल बॉडी है उसकी,
ठीक है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। अब ये सेल बॉडी जो है या जो न्यूरॉन है या फिर मोटर न्यूरॉन जो क्या करता है, जो इसकी रिलैक्सेशन करता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, मोटर न्यूरॉन काम नहीं कर रहे, ठीक है। हम खुराक लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हम खुराक ले रहे हैं यहाँ ऐसे, जब खुराक यहाँ पहुँच जाता है तो ये ऐसे रिलैक्स कर देता है, देखिए पीछे की तरफ चला जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रिलैक्स कर रहा है, ऐसे खुल जाता है, दोनों तरफ से ऐसे खुल जाता है और खुराक जो है वो यहाँ स्टमक में आ जाता है, ठीक हो गया। लेकिन इस बीमारी में जो है ये न्यूरॉन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। जब ये न्यूरॉन जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, ठीक है, एंड इट्स नॉट रिलैक्सिंग, देखो नॉट रिलैक्स, ये रिलैक्स नहीं कर रही, ये स्पेंक्टर जो लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर है वो रिलैक्स नहीं कर रही। जब वो रिलैक्स नहीं करती तो वो जो है खुराक जो सॉलिड और लिक्विड है वो ऊपर से पाइल अप होना शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है वो आपके पास आता है चेस्ट पेन के साथ, ठीक है, उसको पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी हुए होते हैं, लंग एब्सेस, ब्रोंकियोलिटिस, ठीक हो गया, वेट लॉस भी उसको हो रहा है, जो सारे हमने पढ़े। तो क्यों होता है तो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब ये न्यूरॉन खराब क्यों होते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका एकिलेजिया। एकिलेजिया जो है ये क्या है, एक्वायर्ड मोटर डिसऑर्डर है, ठीक है, किस चीज़ की, इसोफेजियल स्मूथ मसल की। इसोफेजियल स्मूथ मसल्स ये मैंने आप लोग को जो दिखाया ना यहाँ पे ये सारे, ठीक है, तो इसोफेजियल स्मूथ मसल जो थे जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में। ये देखिए ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में जो स्मूथ मसल है, ठीक है, वो रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया, वो रिलैक्स नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसकी जो मोटर न्यूरॉन है वो खराब है और इसकी वजह से जो पेरिस्टालिसिस है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एकिलेजिया। अब एकिलेजिया की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी में ये है कि इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है ना, इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डिक स्फिंक्टर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये स्फिंक्टर ये रिलैक्स नहीं कर रही, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ए पेरिस्टालिसिस ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर भी ऐसे पेरिस्टालिसिस होती है ना, ऐसे नीचे की तरफ, ताकि ये चीज़ें जो है स्टमक की तरफ आ जाए, ये पूरी की पूरी जेटी में होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आगे रास्ता जो है वो नहीं खुल रहा, तो वो एबनॉर्मल होंगी, जाहिर बात है। तो ये हमारे पास है ऑल अबाउट एकिलेजिया। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें होती क्यों है, ये न्यूरॉन क्यों काम नहीं कर रहा, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है जो स्मूथ मसल है उसके अंदर वो क्यों रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी काजिज जो है वो ये है। देखिए सबसे पहली बात, एडियोपैथिक बहुत ज़्यादा है जिसकी कोई खास काज नहीं है, ठीक है, लेकिन जो काजेज है वो आप लोग देखें। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द प्रॉक्सिमल स्टमक, ये देखिए ये यहाँ पर ये स्टमक है, ठीक है, अब स्टमक के अंदर एडिनोकार्सिनोमा हो जाती है, यहाँ पे ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर एडिनोकार्सिनोमा हो रही है। प्रॉक्सिमल जो ऊपर वाली स्टमक है जो इसोफेगस के करीब है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एडिनोकार्सिनोमा, और इसी वजह से ये न्यूरॉन रिलैक्स नहीं कर रहे और फूड जो है ऊपर पाइल अप। तो अगर एकिलेजिया का एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप ये देखिए कि उसके कोई स्टमक कैंसर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा देखिए इसकी एक इंपॉर्टेंट खास जो है वो चागास डिजीज है, ठीक है, ये आप लोग फिर देखें, इसमें ये न्यूरॉन जो है उनके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, बट वो इसके ऊपर अटैक करके न्यूरॉन खराब कर देते हैं और वो न्यूरॉन जो है वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन फिर नहीं कर सकते। तो चागास डिजीज आप लोग देखें, गूगल में सर्च करें, देखें, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट काजेज हैं, प्रॉक्सिमल स्टमक की एडिनोकार्सिनोमा और चागास डिजीज, और कुछ तो ऐसे जो एडियोपैथिक है। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, बीमारी कैसी होती है, वो सारे का सारा आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग क्या करें, अब आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यार क्यों है, और उसमें क्या टेस्ट में क्या क्या हमारे पास आ रहा है। अब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि यार है या नहीं है। अब हम पेशेंट को टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, वो हम उसका कर देते हैं बेरियम स्वालो, ठीक है। दूसरा टेस्ट हम करते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी, ठीक है। तीसरा हम कहते हैं मानोमेट्री। ये तीन हमारे टेस्ट हैं। अच्छा जी, अब बेरियम स्वालो जो है, ठीक है, बेरियम स्वालो, इसमें हमारे पास बर्ड बीक अपीयरेंस आती है, ठीक है, बर्ड बीक नैरोइंग। और बर्ड बीक नैरोइंग क्यों आती है ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है आपका इसमें देखें एक्सरे में, ये है बेरियम स्वालो। इसमें ये करते हैं ना, हम पेशेंट को बेरियम पिला देते हैं, ठीक है, बेरियम वाला खाना, और फिर हम उसकी एक्सरे लेते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट एक्सरे। तो वो सारे का सारा बेरियम जो है, देखिए यहाँ अंदर ये सफेद सफेद सा आपको नजर आ रहा है ना, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसकी एक्सरे ली और हमें नजर आ गया कि यहाँ देखिए यहाँ कितनी ज्यादा नैरोइंग है, देखिए यहाँ कितनी ज्यादा नैरोइंग है। वो प्रॉपरली खुराक जो है वो जो मसल्स है, देखिए ये जो स्मूथ मसल है, ये देखिए ये स्मूथ मसल एक तरफ हो गई, ये दूसरी तरफ, ठीक है, ये रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, ये तंग है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है, ठीक है, स्टमक तक ये खुराक पास नहीं हो सकता, ठीक है। जो ऊपर मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था, ये यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बेरियम स्वालो में हम एक्सरे लेते हैं और एक्सरे में हमें ये चीज़ नजर आती है। तो इसको हम कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस। ये ऐसे ना जिस तरह उसकी चोंच होती है, एक बर्ड की चोंच होती है, ठीक है, ये बिल्कुल चोंच की तरह है, ये एक बर्ड है पूरे का पूरा और ये इसकी चोंच है, समझ आ गया। तो ये बर्ड बीक अपीयरेंस जो है वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल एक बीक सा बना हुआ है यहाँ, ये देखिए ये बिल्कुल एक बीक है, ये नैरोइंग जो है ये बीक बना देता है और ये पूरे का पूरा आगे जो है ये बर्ड हो गया, सही है। अच्छा जी, तो
तो ये हो गया आपका बेरियम वालों पे बर्ड बीक अपीयरेंस या रेड टेल अपीयरेंस और ये सारी उसको कहते हैं। अच्छा जी, अब अपर जीआई एंडोस्कोपी हम कर देते हैं टू रूल आउट सेकेंडरी कॉज ऑफ एकिलेसिया लाइक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड रिटेंशन एसोफेगस और एसोफेजियल कैंसर। अच्छा जी, एंडोस्कोपी हम क्या कर देते हैं, एंडोस्कोपी में हम ऐसा करते हैं ना, एंडोस्कोपी में हम कैमरा डालते हैं यहाँ से, और ये कैमरा जो है ये हमें यहाँ सारी चीज़ें नज़र आती है कैमरे से, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये कैमरा जब यहाँ से हम गुजार देते हैं, यहाँ से तो इस नैरोइंग से, ठीक है, कैमरा यहाँ पे आ गया और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार स्टमक में कोई कैंसर एडिनोकार्सिनोमा है या नहीं है, ठीक है, कैंसर है स्टमक में या नहीं है, तो ये हम रूल आउट कर देते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये कैमरा जब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इसोफेगस में, तो हम ये देख लेते हैं इस कैमरे से कि यहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं फंसा हुआ या कोई और काज तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मसल रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ फंसा हुआ हो। तो एंडोस्कोपी जो है वो सेकेंडरी जितनी भी काजेज हैं वो हम रूल आउट करते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में अगर कोई और बीमारी है डिस्पेगिया की, तो वो हम रूल आउट कर सकते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों चीजें तो हो गई। तीसरा हमारे पास है मानोमेट्री क्या चीज है? इट इज यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है, ये हमारे पास डायग्नोसिस को कंफर्म बना देते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जाती है। मानोमेट्री जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इस बीमारी के लिए, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास आ जाता है फेलियर ऑफ LES लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, ठीक है, एंड ए पेरिस्टालिसिस ऑफ द एसोफेजियल बॉडी। तो इसमें हमारे पास ये आ जाता है मानोमेट्री में हम ये करते हैं कि यहाँ एक खास किस्म का प्रेशर है इस मसल का। ये देखिए, ये आपके पास ये आपका मसल है लोअर एसोफेजियल के, ये स्मूथ मसल है, ठीक है, ये सारे। अच्छा जी, अब ये मसल जो है इसकी टोन जो है एक खास किस्म का प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उस प्रेशर की ज़्यादती जो है वो हम मानोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। तो मानोमेट्री में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और हमें ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो डिस्पेगिया है, ये यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से है, इसकी कोई सेकेंडरी काज नहीं है। एंड दिस टेस्ट मानोमेट्री इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एसोफेजियल एकिलेसिया, ठीक हो गया। अब आपने ये सारा आप लोगों ने पता चल गया कि यार वो बस ठीक हो गया, एकिलेसिया बीमारी है, बर्ड बीक अपीयरेंस भी है, कोई सेकेंडरी काज भी नहीं है, मानोमेट्री भी आप लोगों ने कर दी। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि ये हम खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, इसको हम खत्म नहीं कर सकते पूरी की पूरी तरह, लेकिन हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पेशेंट को ये वो करें कि यार आप खुराक जो है अच्छी तरह चबा लिया करें, ताकि जो तंग सा रास्ता है उसमें से कुछ ना कुछ तो गुजर जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, सूप होती है, वो ऐसे वो करें, ठीक है। अच्छा जी, स्लीप वाइल ट्रंक एलिवेटेड और अवॉइड ईटिंग बिफोर स्लीप, ठीक है, वो सारे का सारा दोबारा से फिर आप सो जाएंगे, मुंह में आ जाएगा, मुंह से लंग्स में जाएगा, तो रात को आप खुराक ना खाएं, ठीक है, जस्ट बिफोर स्लीप आप ना खाएं। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसकी मेडिकल थेरेपी है और सर्जिकल थेरेपी है, ठीक है, वो हम कर देते हैं। अच्छा जी, मेडिकल थेरेपी में इसको हम दे देते हैं, ये चीज़ें आप लोग याद रखें, एंटी मस्करेनिक एजेंट्स यानी कि डाइसाइक्लोमीन, ठीक है, ये हम दे देते हैं, बट इट्स अनसेटिस्फैक्ट्री, इतनी सेटिस्फेक्शन इसकी नहीं है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, ये हम इसके साथ जो है सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से क्या हो जाता है कि स्मूथ मसल थोड़ी सी रिलैक्स कर देती है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये देंगे तो कैल्शियम नहीं होगा, तो स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा ये रास्ता खुल जाएगा। या नाइट्रेट्स देंगे, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देंगे, या फिर हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे जो जबान के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये आपके हो गए मेडिकल थेरेपी, सही है। अच्छा जी, ये हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए। जब आपने डायग्नोज किया ना, तो उसी टाइम तो आप सर्जरी नहीं करते ना, तो आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके घर भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मोर डेफिनेटिव थेरेपी की तरफ आते हैं, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं आगे जाके। अच्छा जी, अब देखिए हम ऐसा करते हैं ना पेशेंट में कि एक और तरफ जाते हैं, बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन हम उसको दे देते हैं, ठीक है। बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन हम पेशेंट को देंगे। देखिए यहाँ पे हम एक इंजेक्शन लगाएंगे इस मसल के अंदर, ठीक है, ये मसल है, इसके अंदर हमने एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंजेक्शन हमने लगा दिया क्या, बोटुलिनियम टॉक्सिन का, और बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है वो क्या कर देते हैं, वो इट ब्लॉक द कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन द LES और वो रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एंडोस्कोप अंदर लाना, कैमरा जो होता है, और कैमरे के जरिए हमने क्या किया, बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन, ठीक है, ये इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और मसल रिलैक्स कर जाती है, ठीक है।
और फिर लिखा हुआ है कि 65% जो है ये ठीक है काम कर जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ये टॉक्सिन की जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाती है 2 साल के बाद, तो फिर आपने दोबारा से ये इंजेक्शन लगाना होता है, फिर दोबारा, तो पर ऐसा कोई डेफिनेटिव वो नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं, फोर्सफुल डायलेशन करते हैं, ये नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर हमने एंडोस्कोपी के जरिए बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन लगा दिया पेशेंट को, 2 साल बाद वो दोबारा से आ गया कि मुझे तो दोबारा से वही सिम्टम्स आना शुरू हो गए। अब हम करते हैं, यार आ जाओ, फोर्सफुल डायलेशन करते हैं, ठीक है। फोर्सफुल डायलेशन हम या मैकेनिकल करेंगे या न्यूमेटिक एयर के जरिए या हाइड्रोस्टेटिक करेंगे। न्यूमेटिक बेलून डायलेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, ये आप लोग याद रखे, इंपॉर्टेंट। न्यूमेटिक बेलून डायलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेटिक बेलून डायलेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेटिक बेलून डायलेशन जो है ये हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक वो भेज देते हैं, एक बेलून सा, देखिए ये मेरे पास हो गया। अब हम यहाँ पे एक बेलून सा भेज देते हैं, ये एक ऐसे बेलून है, ठीक है। अब ये बेलून जो है हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हवा भरना शुरू कर देते हैं, तो ये बेलून ऐसे पूरे का पूरा भर जाएगा, और भी ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है, और इसको मसल्स को पीछे की तरफ जो है धकेल देगा, ठीक हो गया। इससे क्या हो जाता है, ये पूरी का पूरा जगह जो खुल जाती है, तो ये एक फोर्सफुल डायलेशन है। न्यूमेटिक डायलेशन क्या है, एक फोर्सफुल डायलेशन है। फोर्सफुली हमने वो सारे का सारा डायलेट कर दिया, जब हम बेलून निकाल देते हैं तो ये मसल यहाँ पे फिर रह जाता है, ठीक है, ऐसे खुल जाता है। अच्छा जी, लोअर बेसल एलियस टोन बाय डिसरप्टिंग द मस्कुलर रिंग को अगर हम वो करेंगे उससे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप इस मसल को डायलेट कर रहे हैं ना, तो एक बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन है परपुरेशन की। अगर यहाँ पे जो दीवार है ना, ये एसोफेगस है आपका, ये देखिए ये आपका एसोफेगस है, ठीक है। यहाँ में कोई न्यूमेटिक डायलेशन की वजह से ये परपुरेट कर गया, तो सारे का सारा मसला फिर आपने बना दिया। तो इसमें क्या है, इसमें 5%, 100 में से 5 लोग जो है 5% रेस का परपुरेशन, वो परपुरेशन उनमें हो जाती है, एसोफेगस फट जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम एक और सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं ट्रीटमेंट में। वो क्या है, वो है हेलर मायोटोमी। मायोटोमी किसको हम कहते हैं, मायोटोमी मतलब मसल को, जो मसल है उसको हम टॉमी, उसको कट लगा देते हैं, हेलर्स मायोटोमी उसको हम कहते हैं, ठीक है। हम मसल को कट लगा देते हैं। अच्छा जी, सर्जिकल में हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, हेलर मायोटोमी, ये आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर देते हैं, सर्कुलर मसल लेयर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसको हम इंसिजन लगा देते हैं, ठीक है। और ये हम उन पेशेंट्स में कर देते हैं यूजुअली रिजर्व फॉर पेशेंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डायलेशन थेरेपी। जो न्यूमेटिक डायलेशन है अगर वो काम नहीं कर रहा किसी पेशेंट में, तो उसमें हम फिर वो मसल जो है उनको काट लेते हैं, ठीक है। अर्ली रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग, ठीक है, बहुत अच्छा है, और लॉन्ग टर्म डेटा नीडेड है, बस इसको आप छोड़ दें। लेकिन ये चीज़ नो क्योर फॉर एक्लेजिया, एंड ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, इंक्लूडिंग सर्जरी, ये सारी पिलिएटिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम जो न्यूरॉन के अंदर जो नर्व्स है उनके अंदर जो मसला है उनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। बस हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास सारे का सारा जो इसकी स्फिंक्टर की या इन मसल्स की जो टोन है उनको हम कम कर देते हैं, या ये जो जगह है इसको हम डायलेट कर देते हैं। बाकी हम न्यूरॉन, जो यहाँ पे न्यूरॉन पड़े थे ना हमारे, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूरॉन है जो इसको रिलैक्स करते हैं। इन न्यूरॉन को हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज नो क्योर फॉर एक्लेजिया। तो ये एक बहुत इजी टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक है। पेशेंट जो है आ जाता है आपके पास डिस्पेगिया के साथ कि मैं सॉलिड और लिक्विड टू बोथ, ठीक है, and there is regurgitation and maybe there is pulmonary complications. What you do, you order barium swallow, upper GI endoscopy and manometry. Manometry show high LES pressure and failed relaxation, ठीक है। What you do, you give medical therapy to the patient for short term, ठीक है, you just give him sublingual nitroglycerin, long acting nitrates and calcium channel blocker. The patient came again, the patient came after some day, you give him botulinum toxin injection through endoscopy. Okay, the patient came after 2 years and said, Doctor, I'm not fine. Then what you do, you just do pneumatic dilation. It's forceful dilation of the lower esophageal sphincter. Okay, if it fail in a patient, then what you do, you just do heller myotomy. Just put a cut here. देखिए ये जो है यहाँ पे कट लगा देते हैं, मसल रिलैक्स कर जाते हैं हेलर मायोटोमी से, ठीक है, एंड द पेशेंट गेट रिलीव्ड। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।